हाय ऑल एंड वेलकम टू शेन गेम्स। तो आज की हमारी वीडियो है ऑन अ स्पेशल एनिमे दैट इज शार्लेट। एंड ये एनिमे एक्चुअली में एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज़ है जो कि काफ़ी छोटी है, 13 एपिसोड की जस्ट ये सीरीज़ है। एंड इट वाज अ गुड वॉच, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इट वाज एक्साइटिंग एंड इट वाज रियली अमेजिंग। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है, सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, काफ़ी ज़्यादा सही क्वालिटी है एनिमे की। एंड तो बकवास करते हैं बंद, लेट्स रोल द इंट्रो। सो कहानी शुरू होती है और हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट यू को देखते हैं जिसमें कुछ सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ थी। वो 5 सेकंड के लिए अपनी बॉडी छोड़कर किसी और की बॉडी में एंटर करके उसकी बॉडी को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता था। वो अपनी इस स्पेशल एबिलिटी की यूज़ करके स्कूल लाइफ में टॉपर्स के पेपर से चीटिंग करके हाई रैंकिंग स्टूडेंट बन गया था। सब लोग उससे काफ़ी इंस्पायर्ड रहते थे एंड उसके गुड लुक्स की वजह से इवन लड़कियाँ भी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। अपनी इसी एबिलिटी का यूज़ करके यू एक बड़े ही प्रेस्टीजियस हाई स्कूल में भी एडमिशन ले लेता है, जहां उसकी मुलाकात एक प्रेस्टीजियस लड़की से होती है जिससे यू अपनाना चाहता था। इवन वो लड़की भी यू से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी कि तभी एक दिन यू को मैनेजर रूम में बुलाया जाता है जहां उस पर आरोप लगते हैं कि उसने पेपर में चीटिंग की है और अब उसे इसी रूम में अपना पेपर दोबारा देना होगा। ये सब सुनकर यू फ्यूरियस होने लगता है, बट वो सोचता है कि इन्विजिलेटर के हाथ में जो पेपर है वो उसकी आंसर शीट होगी, सो वो 5 सेकंड के लिए उसमें एंटर करके पेपर देख के लिख सकता है। इससे इन्विजिलेटर को भी कुछ पता नहीं चलेगा और यू भी बच जाएगा। लेकिन इन्विजिलेटर के हाथ में एक एची मैगजीन होती है, ना कि उसकी आंसर शीट। ऑल्सो जैसे ही यू अपना पावर यूज करता है वहाँ एक लड़की नाओ टोमोरी आ जाती है जो यू को उसके स्पेशल एबिलिटीज के लिए कन्फ्रंट करने लगती है। इसी कन्फ्रंटेशन से यू गुस्सा हो जाता है और उस रूम से भागने लगता है, बट वी सी वो इन्विजिलेटर लाइट स्पीड से यू की तरफ भागता हुआ आता है और यू को पकड़कर कहीं ले जाता है। एक्चुअली ये एक फैसिलिटी थी जो कि स्पेशली यू जैसे सुपर नेचुरल पावर रखने वाले बच्चों के लिए बनाई गई थी। एंड ये इन्विजिलेटर कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल जोजीरो ताकाजो था और उसके साथ थी काउंसिल हेड नाओ तोमोरी, जिसका स्पेशल पावर ये था कि वो जिससे चाहे उस एक इंसान के लिए इनविजिबल बन सकती थी। ये लोग एक मिशन पर थे, इन जैसे सारे सुपरनैचुरल पावर रखने वाले बच्चों को इकट्ठा करके इस फैसिलिटी में लाकर रखने के मिशन पर। यहाँ तोमोरी को इतनी शिद्दत से काम करते हुए देखकर यू को हैरानी होती है और वो ताकाजो से इसके बारे में पूछता है, जिस पर उसे पता चलता है कि असल में ये सुपरनैचुरल एबिलिटी नॉर्मल वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट की तरह है और अगर नॉर्मल लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो साइंटिस्ट और बाकी के गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें ले जाएंगे एंड इन मेनी केसेस वो लोग इनको एक्सप्लॉइट करेंगे एंड इससे एक आम इंसान की ज़िंदगी छीन ली जाएगी। बाद में तोमोरी से बात करने पर पता चलता है कि तोमोरी का एक बड़ा भाई था जिसकी साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी स्पेशलिटी थी म्यूज़िक और जब आउटसाइडर्स को इसके बारे में पता चला तो साइंटिस्ट उसे अपना एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए अपने साथ ले गए एंड उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, जिससे तोमोरी के भाई की हालत ख़राब होने लगी और वो ऑलमोस्ट पागल हो गया था और वो सब कुछ भूल गया। और ऐसे टाइम पर ही तोमोरी को एक आदमी मिला जिसने उसे और उसके भाई को सहारा दिया और उसने तोमोरी को इस फैसिलिटी में रखा और उसके भाई को एक स्पेशल हॉस्पिटलाइजेशन सेंटर में, जहां अभी भी उसका इलाज चल रहा होता था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये सुपरनैचुरल पावर्स एक बीमारी की तरह है जो कि एडोलसेंस तक आते आते अपने आप गायब हो जाती है, लेकिन तब तक इन पावर्स को सप्रेस करने का कोई तरीका नहीं था, जिस वजह से ये स्पेशल फैसिलिटी बनाई गई थी। अब एक दिन अचानक से स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग होती है जिसमें टोमोरी, यू और ताकाजो पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ कुमिगामी आता है जो कि पानी से पूरा लथपथ था और आकर मैप पर एक जगह को मार्क करके चला जाता है। कुमिगामी की स्पेशलिटी ये थी कि वो दूसरी एबिलिटीज को डिटेक्ट कर सकता था एंड ऑल्सो वो एबिलिटी क्या है ये बता सकता था। सो इस बार कुमिगामी ने जिसको मार्क किया था वो इंसान 2 एबिलिटीज थी उसमें। पहली एबिलिटी थी पोजीशन और दूसरी थी पायरोकिनेसिस। इस इंसान को ढूंढते ढूंढते ये लोग जापान की एक फेमस पॉप आइडल यूसा तक पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि यूसा की पावर थी कि वो मरे हुए इंसान को पोजेस कर सकती थी एंड इस केस में उसकी जुड़वा बहन थी जिसकी डेथ हो चुकी थी, मीसा। यूसा ने उसको पोजेस किया हुआ था एंड मीसा की पावर थी पायरोकिनेसिस, इसलिए इस लड़की में 2 पावर्स थी। तो पायरोकिनेसिस का मीनिंग ये था कि वो चीज़ों में आग लगा देती थी यूजुअली, बट
कुछ ऊपर लेवल के जो लोग थे वो इसके पीछे पड़े हुए थे क्योंकि यूसा को उनके इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल गया था। सो ये तीनों मिलकर उस डायरेक्टर के चंगुल से यूसा को बचाते हैं एंड उसे अपने साथ स्पेशल एकेडमी में ले आते हैं जहाँ पे बच्चे भी यूसा को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि ऑब्वियो वो पॉप आइडल थी बॉस। नाउ अ न्यू डे अ न्यू लाइफ। ये तीनों उस एकेडमी में काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं एंड तभी इनको कुमिगामी की कॉल आती है एंड स्टूडेंट काउंसिल के रूम में कुमिगामी एक स्कूल को पॉइंट करता है। उसकी एबिलिटी थी टेलीकिनेसिस। ये सुनकर तोमोरी की आंखें चमक जाती है क्योंकि तोमोरी काफ़ी टाइम से एक बेसबॉल पिचर पर नज़रें रखी हुई थी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था खेलने में एंड इट्स लाइक नॉट इवन रियलिटी। सो ये लोग सीधे जाकर उस बच्चे के पास पहुंचते हैं जो कि काफ़ी रूडली बिहेव कर रहा था। सो ये लोग एक मैच का चैलेंज रखते हैं कि अगर ये जीतेंगे तो उसको इनकी बातें माननी पड़ेंगी। सो ये गेम होनोशिमी अकेडमी में होता है जहाँ ये स्पेशल एबिलिटी वाले जीत जाते हैं, जिसके बाद ये लोग उसको शांत करते हैं एंड उसके सामने ये शर्त रखते हैं कि वो कभी भी ये गेम ना खेले। उसको ये लोग ये भी बताते हैं कि अगर उसकी स्पेशल पावर्स के बारे में बाहर की दुनिया को पता चल गया तो उसका गेम, उसका करियर, उसकी लाइफ सब अचानक से ख़त्म हो सकती है। सो इट इज़ ऑल फॉर हिज ओन गुड। यू अपनी बहन आयुमी को उसकी फेवरेट पॉप आइडल यूसा से मिलवाता है। दोनों काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। पूरी शाम दोनों खेलते हैं और फिर यूसा और बाकी सब यू के घर से वापस आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद कुमिगामी माउंटेन्स के बीच में एक एबिलिटी विल्डर को लोकेट करता है जिसकी स्पेशलिटी थी फ्लाइंग। उसके बाद तोमोरी कुछ रिसर्च करती है एंड वी सी some local articles written about an unidentified flying person or something like that. And इससे पहले कि ये चीज़ बड़ी न्यूज़ बने, इन्हें उस आदमी को अपने कंट्रोल में करना था। सो ये लोग अपने राशन पानी लेकर माउंटेन्स के बीच में कैंपिंग करने लगते हैं। वो यहाँ आकर एक दूसरे से और क्लोज आ जाते हैं। बारबेक्यू एंड कैंपिंग करते करते तोमोरी यू को जियन के म्यूजिक से इंट्रोड्यूस करवाती है। जियन वॉज अ बैंड जिसकी मेन सिंगर वॉज ब्लाइंड। सो वो अपने वोकल्स में ही खुद को इतना डीपली एक्सप्रेस करने लगती है कि उसके म्यूजिक को सुनते सुनते कोई भी इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाया करता है। इवन यू वॉज मेस्मराइज्ड बाय दैट म्यूजिक। कैंपिंग के थर्ड डे ही इन लोगों को वहाँ एक आदमी मिलता है जो इनको वहाँ से जाने के लिए बोलता है एंड हियर वी सी कि तोमोरी इतनी ज़्यादा चालाक थी। वो इसको देखते ही कन्फ्रंट करने लगती है कि ये ही वो आदमी है जो यहाँ माउंटेन्स के बीच में फ्लाइंग की प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया था एंड तोमोरी ने उसके लिए एक जाल बिछा रखा था जिसमें वो फंस जाता है एंड उड़ने लगता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। देन यू की हेल्प से ये लोग उसे कैप्चर कर लेते हैं। बाद में उसको कन्फ्रंट करके बताया जाता है कि ये उसके अपने अच्छे के लिए ही है। अगर वो ये सब नहीं रोकता है तो कि बाहर से साइंटिस्ट आ जाएंगे और इस पर एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे जिससे इसकी सारी जो आज़ादी थी वो भी छीन ली जाएगी एंड ऑल्सो इट्स अ बीमारी जो कि एडल्ट होते होते अपने आप चली जाएगी एंड फिर ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह ही बिहेव करने लगेगा। सो ये मिशन कंप्लीट करने के बाद ये लोग वहाँ से आ जाते हैं एंड वी सी यू अपने घर वापस चला जाता है जहाँ उसकी बहन ने वहाँ उसका रेगुलर स्वीट पिज़्ज़ा सॉस वाली डिश बनाई हुई थी जिसको यू ना चाहते हुए भी खा लेता है बिकॉज ही लव्ड हिज सिस्टर सो मच एंड ऑल्सो यू वॉज अ गुड ब्रदर। नेक्स्ट डे वी सी आयुमी को कोल्ड हो जाता है सो यू उसे एक दिन के लिए स्कूल से ऑफ लेकर रेस्ट करने के लिए बोलकर अकेडमी चला जाता है जहाँ कुमिगामी आकर के एक और एबिलिटी विल्डर का प्लेस और पावर बताता है एंड ये जो प्लेस था वो कुछ और नहीं, वो था वो ही कॉन्डो जहाँ यू की बहन आयुमी रह रही थी एंड एबिलिटी थी कोलैप्स। तोमोरी फ्रीक करने लगती है बिकॉज शी थिंक्स कि अगर एक भाई के अंदर स्पेशल पावर्स थी तो हो सकता है कि उसकी बहन में भी वो स्पेशल पावर्स हों, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर कोलैप्स कैसी पावर थी। उस शाम को यू, तोमोरी और यूसा वहाँ जाते हैं एंड वी सी के वहाँ ऑलरेडी आयुमी के कुछ दोस्त आए हुए थे। उसमें एक उसका मेल फ्रेंड भी था जो कि आयुमी से काफ़ी ज़्यादा प्यार से बात कर रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा आयुमी की केयर कर रहा था। उनके जाने के बाद आयुमी तोमोरी और यू से अपना पिछले रात के ड्रीम के बारे में बताती है, लेकिन वो एग्जैक्टली अपना ड्रीम याद नहीं कर पा रही थी। तोमोरी उसे सोने को बोलकर चली जाती है एंड वो बाहर यू को उस नाइटमेयर के बारे में पूछने को बोलती है ताकि उनको कोई क्लू मिल सके कि आखिर आयुमी की पावर्स थी क्या। बट आयुमी वॉज नॉट हेल्दी सो यू कॉल्स इट अ डे। अगली सुबह यू आयुमी के घर पर ही रेस्ट करने को बोलकर एकेडमी पहुंच जाता है। देन वी सी आयुमी स्कूल में होती है जहां एक जेलस लड़की चाकू लेकर आयुमी की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर आयुमी पैनिक करने लगती है एंड जैसे ही वो आयुमी को कट करने वाली होती थी आयुमी का पावर ट्रिगर होने लगता है और वो बिल्डिंग
कोलैप्स कर जाती है। यानी ये थी आयुमी की पावर। आयुमी किसी भी बिल्डिंग को कोलैप्स कर सकती थी। उधर से यू भागता हुआ आता है, बट जब तक यू वहाँ पहुँचता आयुमी उस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबकर उसकी मौत हो चुकी थी। हम देखते हैं कि आयुमी की मौत का यू के ब्रेन पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है एंड यू खुद को एक रूम में शट कर लेता है एंड कई हफ्तों तक इंस्टेंट नूडल्स पर डिपेंडेंट रहता है। वो ना किसी से मिल रहा था, ना किसी को रूम के अंदर आने दे रहा था। एंड इंस्टेंट नूडल ख़त्म होने के बाद वो सीक्रेटली ट्रेन लेकर एक दूर की सिटी में पहुंच जाता है। वीसीयू अलग ही पागलपन में होता है। वो एक मर्डरस गेम खेलने लगता है, स्नैक्स खाने लगता है और पूरा दिन ऐसे ही आइसोलेशन में गुजारने लगता है। यू काइंड ऑफ वेस्ट होने लगा था। एक रात वो कुछ गुंडों से लड़ता है और उनसे मारपीट करने लगता है और मारपीट करने के बाद वो एक अंधेरी सी जगह पर अनकॉन्शियस पड़ा होता है एंड वहाँ वो मिलता है गेस किससे? वो यहाँ मिलता है टोमोरी से। यस, सो टोमोरी इतने टाइम से हर वक्त यू के साथ साथ थी, बस उस मोमेंट का वेट कर रही थी कि जब यू अपने आपे से बाहर आ जाए। एंड वी नो टोमोरी है का सुपर पावर जो था वो था किसी भी पर्टिकुलर इंसान के लिए वो इनविजिबल हो सकती थी। सो इतने टाइम से यू उसे नहीं देख पा रहा था, जबकि वो यू के साए की तरह यू के साथ थी। टोमोरी यू को वापस अकेडमी लाने में सक्सेसफुल हो जाती है। यू भी वापस आकर काफ़ी खुश था और वो फाइनली आयुमी की डेथ को एक्सेप्ट करने लगा था। एंड विद दिस यू को टोमोरी अपने साथ जियान के कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए बोलती है, लेकिन स्कूल से वापस जाते टाइम उस दिन उसको एक फॉरेनर मिलती है जो कि ब्लाइंड थी एंड काफ़ी एनर्जेटिक थी, बट ब्लाइंड होने के बावजूद भी यू की एनर्जी ग्रैब कर पा रही थी, यू की सैडनेस फील कर पा रही थी। यू उसे अपने साथ घर ले आता है एंड टर्न्स आउट कि वो कोई और नहीं बल्कि जियान की लीड सिंगर खुद थी, जो कि कॉन्सर्ट से पहले थोड़ा सा इनर जापान में विजिट करना चाहती थी। इससे यू को याद आता है कि टोमोरी का भाई उसका बहुत बड़ा फैन था। मे बी उससे मिलकर टोमोरी के भाई के ब्रेन सेल्स कुछ ट्रिगर हो जाएं और शायद वो ठीक हो सके। सो यू उस सिंगर को लेकर टोमोरी के भाई के पास हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां सच में उस सिंगर की वॉइस सुनकर टोमोरी का भाई काम होने लगता है और काफ़ी बेटर वे में रिस्पॉन्ड करता है। ये सब देखकर टोमोरी यू से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट डे दोनों उस कॉन्सर्ट में पहुंचते हैं एंड उस कॉन्सर्ट में जियान अपने सबसे पुराने और सबसे फेमस सॉन्ग बजाती है, जिसे सुनकर यू के ब्रेन में कुछ ट्रिगर होने लगता है एंड वी सी एन ऑल्टरनेट स्टोरी। अब यहाँ से आगे की स्टोरी को बड़े ही ध्यान से सुनना, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो यू अपने सिस्टर के साथ एक एक्सपेरिमेंट हॉल जैसी जगह पर होता है, जहाँ पे जियान का ये सॉन्ग एक बुजुर्ग साइंटिस्ट सुन रहा होता था हर रोज़। वहाँ इनके अलावा और भी एबिलिटी विल्डर्स थे, यानी इन्हीं के जैसे सुपर नेचुरल पावर रखने वाले बच्चे थे। वीसी ये लोग काफ़ी बुरी हालत में थे एंड इनको किसी तरह के टेस्ट रेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के लिए। वीसी ये लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे उस जगह से निकलने के लिए एंड उसके लिए इन्हें अपने एक साथी को छुड़वाने की ज़रूरत थी, जिसमें ये बुजुर्ग साइंटिस्ट इनकी हेल्प करता है। और इनका ये सीक्रेट साथी कोई और नहीं बल्कि यू और आयुमी का बड़ा भाई शुनसुके था, जिसकी सुपर नेचुरल पावर थी टाइम ट्रैवलिंग। बट इसके लिए उसको अपनी आंखों पर लाइट पड़नी ज़रूरी थी। सो शुनसुके अपनी पावर का यूज़ करके ये सब स्टार्ट होने से पहले वाले टाइम पर पहुंच जाता है, जहां वो दूसरे सुपर नेचुरल पावर वाले बच्चों के साथ में मिलकर एक कम्युनिटी क्रिएट कर लेता है। लेकिन ये सब एक बार के टाइम ट्रैवल में नहीं हो पाता है और सारे बच्चे पकड़े जाते हैं। शुनसुके को बार बार टाइम ट्रैवल करना पड़ता है, जिससे उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन शुनसुके इस बार पूरी प्लानिंग के साथ आया हुआ होता है। प्लान ये था कि ये लोग एक बड़ी अकेडमी खोलेंगे, खूब सारा पैसा जमा करेंगे। पैसा और पावर के साथ में रहते हुए इनको ना कोई गवर्नमेंट पकड़ सकती थी और ना ही कोई और इनका कुछ बिगाड़ सकता था। सो ये सारे बच्चों को लेकर एडोलसेंस तक अपनी अकेडमी में रख पाएंगे एंड फाइनली जैसे ही ये बच्चों की जो पावर्स थी वो कम हो जाएंगी, उनको अपने अपने घर छोड़ देंगे। फाइनली अपने लास्ट अटेम्प्ट में ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और शुनसुके की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। इसके बाद शुनसुके अपने भाई और बहन से दूर चला जाता है और उनकी जो यादें थी वो भी मिटा दी जाती हैं। अब यहाँ पे यू का भाई बताता है कि यू की मेन पावर ये नहीं है कि वो 5 सेकंड के लिए किसी और की बॉडी में घुस सकता है, बल्कि यू की मेन पावर थी प्लंडर, यानी कि वो किसी और पावर विल्डर की पावर को छीन सकता था और जिससे यू सबसे ज़्यादा पावरफुल विल्डर बन जाता है। सो यू शुनसुके के अंदर से उसका पावर लेकर पास्ट में जाता है और पास्ट में जाकर वो आयुमी को बचा लेता है। इसके बाद वी सी कुमिगामी
जो कि शुनसुके का बेस्ट फ्रेंड था, वो इन दोनों को लेकर वहाँ सीक्रेट लेबोरेटरी में पहुँच जाता है, जहाँ वो सेम साइंटिस्ट भी था जो इन बच्चों के लिए वैक्सीन क्रिएट करने में लगा हुआ था। वो बताता है कि कई साल पहले शैडलेट नाम का एक बड़ा सा कॉमेट धरती की तरफ काफ़ी करीब से गुजर रहा था। वो धरती से टकराता तो नहीं है, पर उस कॉमेट के कुछ डस्ट पार्टिकल्स धरती पर गिर जाते हैं, और जहाँ जहाँ वो पार्टिकल्स गिरे थे, जिसकी भी सांसों के थ्रू वो पार्टिकल्स उनके अंदर गए थे, उन सारे इंसानों और उनके बच्चों में सुपर नेचुरल पावर्स आने लगी थी। और ये सुपर पावर्स एक्चुअली में एक बीमारी की तरह थी। सो ये साइंटिस्ट यहाँ पे बैठ करके इन बीमारियों के लिए एंटीडोट क्रिएट कर रहे थे। इसी बीच कुमिगामी को एक पावर व्हील्डर की फीलिंग होती है और वो गाड़ी में बैठकर निकल रहा होता है कि तभी वहाँ उनका ड्राइवर उनको धोखा देकर कुमिगामी को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है, जहाँ कुछ फॉरेन बिजनेस माफिया वाले होते हैं। वो लोग इन पावर्स का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे और इसके लिए वो कुमिगामी के बदले यू की ट्रेडिंग करना चाहते थे। इन्होंने टोमोरी को भी किडनैप कर लिया था। वहाँ जाकर यू की इनसे बहुत ही बड़ी फाइट होती है, जिसमें यू गलती से पूरी बिल्डिंग को कोलैप्स कर देता है, जिसमें वो गुंडे तो मारे जाते हैं, लेकिन साथ ही कुमिगामी टोमोरी को बचाते बचाते मारा जाता है, जिससे शुनसुके को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि इतने सालों से कुमिगामी ही था जो आंखें बनकर उसके साथ में था और ऑब्वियसली उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। यू भी इसमें बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसकी एक आंख भी खो जाती है, जिससे वो अब पास्ट में जाकर चीज़ें बदल नहीं सकता था। यू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां टोमोरी, मीसा, ताकाजो ये सब आए हुए होते हैं। और टोमोरी से मिलने के बाद यू फाइनली डिसाइड करता है कि वो कुमिगामी के डेथ को ऐसे ही नहीं जाने देगा। ऑल्सो इस इवेंट ने क्लियर कर दिया था कि आगे ऐसे और भी खतरे हो सकते हैं। सो टोमोरी यू को सजेस्ट करती है कि यू अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज़ करके दुनिया भर के पावर बिल्डर्स की सारी पावर्स को अपने अंदर संभाले। और फिर रिसर्च फैसिलिटी वाले दवा तो बना ही चुके थे, जिससे शैडलेट कॉमेट के दोबारा आने पर भी दोबारा ये सुपर पावर व्हील्डर्स पैदा नहीं होंगे, क्योंकि एंटीडोट बन चुकी थी। एंड सडनली ये बेवकूफ़ियों सी जो बातें थी वो एक फुल फ्लेज्ड प्लान में कन्वर्ट हो जाती है। यू सबसे पहले टोमोरी की पावर छीनता है और उसके बाद यू जापान छोड़कर चला जाता है एंड एक ऐसे एबिलिटी व्हील्डर की तलाश करता है जो कि दूसरे एबिलिटी व्हील्डर्स को ढूंढ सके, जस्ट लाइक कुमिगामी। इवन वो ऐसे एबिलिटी व्हील्डर को ढूंढ भी लेता है और उसकी एबिलिटी को ग्रैब कर लेता है। एंड इस प्रोसेस के दौरान हम कई बार यू को अपना आपा खोते हुए भी देख पाते हैं। इतनी सारी एबिलिटीज़ से इतने सारी एबिलिटीज़ इतनी कम टाइम में अपने अंदर भरने की वजह से यू सडनली सुपर ह्यूमन बन गया था और पागल सा होने लगा था। यू इमोशनली ब्रेकडाउन के फेज में पहुंचने लगता है, लेकिन एनी हाउ तब भी उसको टोमोरी का दिया हुआ वो छोटा सा बुकलेट इमोशनल कर देता है। इवन टू द लास्ट मोमेंट यू उस बुकलेट को अपने सीने से लगा कर रखता है। एंड जैसे ही यू दुनिया की लास्ट एबिलिटी व्हील्डर की भी एबिलिटी छीन लेता है, वी सी अ पुलिस हेलीकॉप्टर, जिसमें यू का बड़ा भाई आकर उसको फैसिलिटी के हॉस्पिटल में ले जाता है। देन सीन कट होता है एंड वी सी यू हॉस्पिटल में था, लेकिन वो अब सब कुछ भूल चुका था। टोमोरी उसको बताती है कि वो उसकी लवर है एंड वी सी अ वेरी ब्यूटीफुल हैप्पी एंडिंग ऑफ शैडलेट। नाउ आई रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस वन। एंड वॉज नॉट दैट एक्साइटिंग। ऑल्सो ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल था, कोई मांगा नहीं, सो वी कांट से कि इसका कोई सेकेंड पार्ट आएगा भी या नहीं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो पुट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अब हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।